तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं की को यहाँ पर जियाओ से कह रहा होता है कि मुझे छोड़ दो यहाँ पर। वो बताता है कि मुझे यहाँ के अर्ल के साथ कुछ काम है, उसके साथ मुझे अपना पुराना हिसाब चुकता करना है। जिस पर जियाओ यहाँ से चली गई थी और की आंखों में बहुत ही खतरनाक लुक था। हम देखते हैं को इस अर्ल को घसीटते हुए अपने पीछे लेके जा रहा होता है। यहाँ पर वो बहुत खतरनाक लग रहा था। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि की बाहर आ जाता है और जैसे ही वो बाहर आता है उसके हाथ पर खून लगा हुआ था। वो बताता है कि मैंने अपना काम कर दिया। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर रियान उससे गुस्सा होते हुए कहता है कि तुमने क्या कर दिया। वो उसे बताता है कि तुमने उसे जान से क्यों मार दिया। इस पर तो क्यों उससे कहता है क्योंकि मैंने कसम खाई थी उसको जान से मारने की, सिर्फ उसको नहीं वहाँ पर मौजूद सारे के सारे लोगों को। ये बात सुनकर तो रियान उससे कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें अच्छे से मालूम है कि वो अर्ल था, वो एक नोबल था। वो उसे बताता है कि हम तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आ गए हैं, यहाँ तक कि मिस जियाओ ने अपने आप को, अपनी जान को खतरे में डाला तुम्हारे लिए। तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था क्योंकि जल्द या बदेर तो वो मरने वाला था खुद ही, तो तुमने उसे क्यों मारा। एक और मसला तुमने क्रिएट कर दिया है। वो उसे कुछ और फर्दर बताने वाला था, इससे पहले को कुछ और बता पाता। जियाओ उससे कहती है रियान हमने जाना होगा, देर हो रही है क्योंकि मैंने अपने स्वॉर्ड और स्वॉर्ड स्पिरिट को एक दूसरे के साथ मर्ज भी करना होगा, तो देर हो रही है, चलो जाते हैं। इस पर रियान अपना बात वहाँ पर ही छोड़ देता है, यहाँ से जाने लगता है। अब वो यहाँ से जाते जाते हुए फिर रुक जाता है और की से कहता है कि तुम्हारे साथ क्या मसला है। मिस जियाओ तुम्हारे साथ इतने अच्छे से पेश आती है, अच्छे से बात करती है, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने उसका थैंक यू भी नहीं किया। ये आखिरकार तुम्हें हो क्या गया है। जैसे ही वो ये बात बताता है हम देखते हैं कि यहाँ पर बेहोश हो जाता है। इस पर तो रियान बहुत हैरान हो जाता है। अब जियाओ वापस से इनके पास आ जाती है, रियान से कहती है कि वो जख्मी है। इस पर रियान कहता है कि हाँ मुझे मालूम नहीं कि इतना जख्मी हो कैसे गया क्योंकि ये सारा का सारा ब्लड से भरा हुआ है, इसके सारे कपड़े खून से भरे हुए हैं। नेक्स्ट हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम की के सिस्टर को देखते हैं, उसको होश आ जाता है। इस पर तो क्वीन उससे कहती है कि वाह तुम्हें होश आ गया है। की सिस्टर उठते हुए बताती है कि तुम लोग ह्यूमंस हो। साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि मैं कहाँ पर हूँ और ये सब क्या चल रहा है। इसी के साथ उसका स्टमक दर्द करने लगता है। इसी टाइम पे हम देखते हैं कि डचेस उसे बताती है कि जिस टाइम तुम यहाँ पर आ गई थी तो तुम तो यहाँ पर आ गई लेकिन तुम्हारा बच्चा कोई ले गया था। जिस पर तो यहाँ पर की सिस्टर से बताती है कि हाँ ये मुझे अंदाजा था कि ऐसा कुछ जरूर होगा। साथ ही साथ अब जियाओ उसे बताती है कि मैं की को बुला के लाती हूँ, वो तुम्हारे बारे में बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद था। और वो उसे ये भी कह देती है कि उसका जख्म बिल्कुल हील हो चुका है। अब जैसे ही की सिस्टर जियाओ की तरफ देखती है तो उसकी स्वॉर्ड देख लेती है। अपने मन में बताती है कि ये तो वही स्वॉर्ड है जो कि की ने अर्ल को दिए थे, शायद से यही इन स्वॉर्ड की ओनर है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एम्प्रेस उसे बताती है कि इसका नाम ये मोजियाओ है, इसने ही तुम दोनों को बचाया था। साथ ही साथ अपने बारे में बताते हुए उससे कहती है कि मैं यहाँ की एम्प्रेस हूँ, ये महल मेरा है और मेरा नाम ये फीटिंग है। अब एम्प्रेस उसे फर्दर बताती है कि मेरे ख्याल से हमें डीमन बीस्ट के फ्यूचर क्वीन के बारे में डिस्कशन कर लेनी चाहिए। वो उसे बताती है कि मिस हार्मनी एक दिन फ्यूचर में तुम डीमन क्वीन बन जाओगी। जिस पर तो हार्मनी बहुत हैरान हो जाती है, बताती है कि क्या क्वीन। साथ ही साथ वो एम्प्रेस को यही बताती है कि ये डीमन क्वीन वाला वर्ड सुनकर बहुत अजीब लग रहा है। वो एम्प्रेस से कहती है कि असल में हमारे ट्राइब में ऐसा होता है कि क्वीन का वर्ड यूज नहीं किया जाता, हम किंग का वर्ड यूज करते हैं। और साथ ही साथ जो किंग बनती है वो औरत होती है। मेरी माँ भी किंग रही है। अब हमें एक हफ्ते के पहले का सीन दिखाते हैं, वो भी अर्ल मेंशन का। हम देखते हैं कि यहाँ पर सेकंड प्रिंस के सारे लोग आ चुके थे, लेकिन यहाँ पर तो सारा का सारा काम बिगड़ चुका था, सब लोग मर चुके थे। हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सब लोग बता रहे होते हैं कि इन सब में कोई भी जिंदा नहीं है, सारे के सारे लोग मर चुके हैं और इनके जिस्म पर ये जख्म बता रहे हैं कि डीमन बीस्ट ने इनको मारा है, कितनी खतरनाक मौत इनको दी गई है। साथ ही साथ ये लोग कहते हैं कि अर्ल सबसे ज्यादा डीमन बीस्ट से प्यार करता था, डीमन बीस्ट को अपने साथ रखता था और डीमन बीस्ट ने ही उसे मार दिया। अब वो कहते हैं कि ये बहुत खतरनाक मौत है, तो हम इसके साथ क्या करें और हम सेकंड प्रिंस को क्या बताएंगे। इस पर दूसरा बंदा उसे बताता है कि चलो अपने कैप्टन से पूछ लेते हैं। इस पर कैप्टन उसे बताता है कि इन सब को जला दो, सारे के सारे महल को जला दो। और ये बात याद रखना कि अर्ल आग में जलकर मर गया है, न कि उसकी मौत किसी डीमन बीस्ट ने करवाई है। जिस पर ये सब लोग मान गए थे और तभी हम देखते हैं कि ये लोग इस महल को जला देते हैं। साथ ही साथ हमें मिस एलोइस का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मिस किरियान उसे बता रही होती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इन्होंने ये रूमर्स फैला दिए और ये बात फैला दी कि अर्ल फ्लॉयड की मौत एक हादसा थी, मींस कि वो आग की वजह से उसकी मौत हुई है। इस पर तो लेडी एलोइस उसे बताती है कि असल में वो सेकंड प्रिंस का एक प्यादा था जो कि उसके लिए काम करता था, तो अपना चेहरा बचाने के लिए उन्होंने ये बात फैलाई है। साथ ही साथ वो यही बता देती है कि अर्ल फ्लॉयड वो पहला बंदा है जिसकी मौत किसी डीमन बीस्ट ने करवाई है, तो ये बात उन्होंने छिपानी ही थी। मुझे बस सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कि मिस मोजियो को कुछ भी नहीं हुआ। और तभी मिस किरियान उससे पूछती है कि लेडी एलोइस आपका अपने फियांसे के बारे में अब क्या ख्याल है, वो तो मर चुका है। जिस पर एलोइस उससे कहती है कि हाँ बात वही है, किंग मेरे लिए कोई दूसरा बंदा देख लेगा, क्योंकि ज्यादा
ज्यादा से ज्यादा 3 दिन लगेंगे उसे ये बात मालूम पड़ने में। 3 दिन में उसे मालूम पड़ जाएगा कि मेरा फियांसे मर चुका है, तो वो मेरे लिए कोई दूसरा आदमी देख लेगा। तो इससे पहले कि वो मेरे लिए किसी को चुन ले, मैं खुद ही अपने आप के लिए कोई ऐसा सूटेबल बंदा देख लूंगी जो कि थर्ड प्रिंस के साथ लॉयल हो और साथ ही साथ वो मेरे अंडर काम करे। मीन्स के मैं अपने लिए किसी ऐसे बंदे को चुनूंगी जो कि मेरे अंडर हो, जिस पर मेरा कंट्रोल हो। और तभी उसकी मेड उसके पास आ जाती है, उसे बताती है कि मिस जियाओ जियो ने ये पैगाम आपके लिए भेजा है कि वो बीमार डीमन बीस्ट उठ चुकी है। जिस पर एलोइस कहती है कि हाँ, अब हमें पैलेस जाना होगा। साथ ही साथ वो मिस की रियान को ये भी बता देती है कि मुझे पैलेस जाना होगा, मैं एम्प्रेस की तरह ज्यादा अटेंशन नहीं दे रही। वो फर्दर बताती है कि जियाओ जियो ने जो एनकाउंटर किया है, इसके बाद से मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एम्प्रेस की तरफ कोई ज्यादा अटेंशन दे ही नहीं रहा, बल्कि सारा का सारा किंगडम उसे इग्नोर कर रहा है। साथ ही साथ वो फर्दर ये भी बता देती है कि जब जियाओ जियो ने मुझे बताया था कि रेड स्पैरो को एम्प्रेस ने खुद ही डीमन बीस्ट को दे दिया है, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। लेकिन अब मुझे मालूम पड़ गया है कि एम्प्रेस ने असल में वो रेड स्पैरो डीमन बीस्ट को दिया क्यों था। वो इसलिए दिया था क्योंकि इससे जियाओ जियो की स्वॉर्ड स्पिरिट भी जाग जाएगी। ये एक मेन काम था। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट काम ये था कि डीमन बीस्ट की जो मेन क्वीन थी उसको भी हम लोग बचा लेंगे। तो ये सबसे मेन स्ट्रेटेजी थी। तो इसका मतलब ये है कि एम्प्रेस भी बड़ी होशियार है, उनकी तरफ हमें अटेंशन देना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर एम्प्रेस उस डीमन बीस्ट के लिए बाल बना रही होती है। साथ ही साथ उसे बताती है कि तुम्हारे बालों का कलर बहुत प्यारा है, जिस पर डीमन बीस्ट उससे कहती है कि सिल्वर हेयर साथ ही साथ गोल्डन प्यूपल ये असल में एक प्योर ब्लडेड डीमन बीस्ट का एक साइन है। जिस पर तो एम्प्रेस उसे बताती है असल में बालों का ये कलर ह्यूमंस को भी बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर बहुत मुश्किल बीती होगी और तुमने बहुत मुश्किल झेली होगी। जिस पर तो डीमन बीस्ट उसे बताती है कि अपने कबीले के दूसरे लोगों की निस्बत में बहुत ही ज्यादा लकी हूँ। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एम्प्रेस उससे पूछती है कि वैसे तुम्हें कितनी दफा फोर्स किया गया है बच्चे पैदा करने पर। जिस पर डीमन बीस्ट उसे बताती है कि 3 मरतबा। साथ ही साथ वो उसे यही बता देती है कि हमारी प्रेगनेंसी का पीरियड कुछ चेंज होता है। ह्यूमंस का 10 मंथ होता है, लेकिन डीमन बीस्ट का 3 मंथ होता है। इस पर एम्प्रेस बहुत उदास हो जाती है। उसे बताती है कि एक औरत होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर कितनी तकलीफ बीती है। साथ ही साथ तुम्हारे बॉडी पर भी इसका बहुत बैड इफेक्ट और बहुत बैड इम्फेक्ट लगा है, मैं समझ सकती हूँ। जिस पर तो हार्मनी उससे कहती है कि वैसे तुम एक ह्यूमन हो, लेकिन इसके बावजूद भी तुम मेरे साथ इतनी काइंड हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर तो एम्प्रेस उसे बताती है कि शायद से इसीलिए क्योंकि हम वुमेन्स हैं और हम एक जैसे ही हैं। जिस पर हार्मनी उससे कहती है कि मेरे ख्याल से हम एक जैसे नहीं हैं, हमें कैद कर लिया जाता है, फिर हमें फोर्स किया जाता है कि हम बच्चे को बर्थ दे। साथ ही साथ उस बर्थ के टाइम पर हमारा लेबर भी बहुत मुश्किल होता है और हम पर बहुत मुश्किल बीतती है। जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है उसको हमसे दूर कर दिया जाता है और हम पिंजरे में रहते हैं, ह्यूमंस की बात मानते हैं। फर्दर वो उससे कहती है क्या ह्यूमंस के साथ भी ऐसे होता है। फिर वो यहाँ पर एम्प्रेस को बताती है कि असल में आपकी शादी भी इस किंगडम के किंग के साथ करवा दी गई और अब आप यहाँ पर रह रही है, लेकिन क्या आप भी फ्री है, क्या आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक सब कुछ कर सकती है। ये बात सुनकर तो अब एम्प्रेस बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि अगर एक नजर से देखे तो वो भी यहाँ पर कैद है इस पैलेस में। वो ना कहीं जा सकती है ना अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ कर सकती है। साथ ही साथ उसका सिर्फ एक ही बेटा है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर मेड आ जाती है, एम्प्रेस से कहती है कि मिस यनमो जियो पहुंच चुकी है। तभी हम देखते हैं कि जियाओ जियो यहाँ पर आ जाती है और हार्मनी से कहती है कि मिस हार्मनी आपने कपड़े चेंज कर लिए तो आप इसमें बिल्कुल अलग दिख रही है। जिस पर तो वो उसका थैंक्स करती है और हम देखते हैं कि जियाओ जियो के साथ तो की भी आ चुका है। वो सिस्टर की तरफ भागते हुए उससे कहता है सिस्टर तुम कैसी हो, तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा। जिस पर सिस्टर उसे बता दी है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें फिक्रमंद करने के लिए मैं सॉरी करती हूँ। साथ ही साथ वो बता देती है कि एम्प्रेस और साथ ही साथ मिस जियाओ जियो का बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो जियाओ जियो और एम्प्रेस से कहती है कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ, मुझसे जो भी हो सकता हो मैं वो सब करूंगी, आप सिर्फ मुझसे हेल्प मांगे। जिस पर जियाओ जियो उससे पूछती है कि मिस हार्मनी में एक बात से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हूँ, क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि ये प्योर ब्लडेड डीमन बीस्ट कैसे होते हैं और इनके पास क्या पावर्स होती हैं। जिस पर हार्मनी उसे बताती है कि असल में प्योर ब्लडेड डीमन बीस्ट ऐसे होते हैं जिसके पास स्पेशल पावर्स होती है। इनके गोल्डन हेयर्स होते हैं और इनके आई का प्यूपल होता है वो ब्राउन होता है। मुझे जितना याद है मेरी मॉम के पास ये पावर्स थी कि जब कोई खतरा होता था तो अपने गोल्डन प्यूपल की वजह से लोगों को हैंग कर देती थी, जिसकी वजह से कोई भी हिल नहीं पाता था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी ये पावर्स खत्म हो गई और अब ऐसा है कि प्योर ब्लडेड डीमन बीस्ट के साथ कोई भी पावर और कुछ भी पावर्स नहीं है, हम किसी भी पावर्स का यूज नहीं कर सकते। जिस पर तो एम्प्रेस बताती है लेकिन अगर डीमन बीस्ट ब्लड डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले तो ये डीजेनरेशन खत्म हो जाएगी, मींस के इसके पावर का लॉस होना खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ डीमन बीस्ट अपने पावर्स को दोबारा से भी रिगेन कर सकेंगे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हार्मनी बताती है कि मेरे
मॉम ने मुझे बताया था कि फ्यूचर में ब्लड डीमंस आएंगे और जैसे ही ब्लड डीमन आते हैं तो हम डीमन बीस्ट को फिर बचा लेंगे। हार्मनी बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मॉम ने मुझे बताया था कि मुझे ब्लड डीमन का इंतजार करना है और इसके बाद अपने ट्राइब को बचाना है, लेकिन अब मैंने अपनी सोच बदल ली है। जिस पर तो एम्प्रेस उससे पूछती है वो कैसे। हार्मनी उसे बताती है कि मैंने अपनी सोच इस तरह से बदल ली है कि डीमन बीस्ट अपने आप के जिम्मेदार खुद ही है, वो अपने आप को खुद ही बचाएंगे। मैं अपने पावर का यूज करूंगी, अपने ट्राइब मींस के कबीले को इकट्ठा करूंगी और इसके बाद हम अपने आप को खुद ही बचाएंगे। नेक्स्ट सीन में हमें ग्रेस बेलो और साथ ही साथ रियान का सीन दिखाते हैं। ग्रेस बेलो और रियान स्वॉर्ड स्पिरिट की तरफ चुपके चुपके से देख रहे होते हैं और तभी ग्रेस बेलो रियान से कहती है कि इसकी तरफ देखते हो मुझे मालूम नहीं तुम क्यों याद आ जाते हो। जिस पर तो रियान बहुत हैरान हो जाता है। वो उससे कहता है कि ऐसा क्यों कि मैं तुम्हें याद आ जाता हूँ। इस पर ग्रेस बेलो से बताती है क्योंकि ये स्वॉर्ड स्पिरिट इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारी है कि इससे मैं नहीं बता सकती कि ये मेल है या फीमेल, इसके जेंडर के आइडेंटिफिकेशन में नहीं कर सकती। इस पर तो रियान बहुत गुस्सा हो जाता है। ग्रेस बेलो से कहता है कि तुम क्या बक रही हो, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हें अच्छे से मालूम है कि मेरा जेंडर क्या है, मैं एक मर्द हूँ। इस पर तो ग्रेस बेलो से कहती है कि हाँ वो तो मुझे मालूम है, लेकिन तुम जब मैट के कपड़े पहन लेते हो तो इसमें तुम लड़कियों से भी ज्यादा खूबसूरत लगते हो। रियान और भी गुस्सा हो जाता है। ग्रेस बेलो से कहता है कि वैसे एक बात है, तुम मुझसे जेलस हो रही हो इसीलिए तुम ऐसा कह रही हो क्योंकि तुम मैट के कपड़ों में इतनी खूबसूरत नहीं दिखती, मैं तुमसे ज्यादा अच्छा लगता हूँ। तुम्हारा तो इस कपड़ों में मालूम ही नहीं पड़ता कि तुम एक लड़की हो। ये बात सुनकर तो ग्रेस बेलो से कहती है कि अगर तुम्हारा लड़ाई करने का मन कर रहा है तो मुझे डायरेक्टली ही बता दो, बात घुमाकर तुम मुझे क्यों बता रहे हो कि लड़ना है। तभी हम देखते हैं कि स्वॉर्ड स्पिरिट इनके पास आ जाती है और इनसे कहती है कि तुम लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं यहाँ पर फूलों को देख रहा था और तुम लोग मेरे सारे के सारे वीव को डिस्टर्ब कर रहे हो। साथ ही साथ वो इनसे ये भी कह देता है कि चलो तुम दोनों में से एक शख्स चले जाओ किचन और मेरे लिए टी लेके आओ, साथ ही साथ उसके साथ कुछ बिस्किट भी ले आना। साथ ही साथ वो उसे ये बता देता है कि बिस्किट के ऊपर जो एक्स्ट्रा स्वीट लगे होते हैं वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो उसको उतार दो। अब ये बात सुनकर तो ये दोनों ही बहुत हैरान हो जाते हैं। स्वॉर्ड स्पिरिट से कहते हैं क्या हम तुम्हारे नौकर लगते हैं। साथ ही साथ वो दोनों स्वॉर्ड स्पिरिट को ये भी बता देते हैं कि तुम आखिरकार हो क्या चीज, सिर्फ एक स्वॉर्ड स्पिरिट ही तो हो। जिस पर स्वॉर्ड स्पिरिट इन दोनों को बताती है कि मैं एक मिथिकल वेपन हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस टोन में बात करने की। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर लेडी लोइस आ जाती है। इनसे कहती है कि मिस यन मोजियो कहाँ पर है, जहाँ पर तो रियान से बताता है कि मिस यन मोजियो अंदर एम्प्रेस के साथ है, आप भी अंदर चले जाए। जिस पर वो से बताती है कि ठीक है, लेकिन अचानक से जैसे ही वो स्वॉर्ड स्पिरिट को देखती है तो उसके करीब आ जाती है। उससे कहती है कि मुझे यकीन है कि तुम स्वॉर्ड स्पिरिट हो। वो से बताती है कि मैं मिस यन मोजियो की दोस्त हूँ। साथ ही साथ वो उसे ये भी कह देती है कि प्लीज मिस यन मोजियो का फ्यूचर में जितने भी बैटल्स होते हैं और लड़ाई होती है उसका ख्याल रखना। जिस पर तो स्वॉर्ड स्पिरिट बहुत इम्प्रेस हो जाती है और मिस इलोइस से कहती है कि बिल्कुल मुझे तुम्हारे जैसे ह्यूमंस बहुत ही ज्यादा पसंद है। वो उसे बताता है कि चलो मैं तुम्हें मिस यन मोजियो और एम्प्रेस के पास लेके जाता हूँ, लेकिन जाने से पहले वो अपने कपड़े चेंज कर लेता है। साथ साथ यही बताता है कि एम्प्रेस का एक रूल है कि पैलेस में अंदर आने से पहले तुमने एम्प्रेस के किंगडम के कपड़े पहनने होंगे, इसीलिए मैंने चेंज कर लिए। इस पर तो मिस इलोइस उसकी वाहवाही करने लगती है। फर्दर बताती है कि आप तो बड़े जीनियस है। इससे स्वॉर्ड स्पिरिट बहुत खुश हो जाता है। ये लोग आगे की तरफ जाने लगते हैं। अब जब ये लोग जा रहे थे यहाँ पर रियान अपने मन में कहता है इसका मतलब ये है कि ये स्वॉर्ड स्पिरिट मिस यन मोजियो का मिथिकल वेपन है, ये उसको प्रोटेक्ट करेगी। मैंने अच्छा नहीं किया कि मैंने उसे नाराज कर दिया, क्योंकि फ्यूचर में मिस यन मोजियो इसी के साथ तो रहेगा। और क्या होगा अगर ये नाराज हो गया? तो वो बताता है कि मेरे ख्याल से मुझे जल्दी जल्दी चाय तैयार कर लेना चाहिए। साथ ही साथ ग्रेस बेलो भी बताती है कि चलो मैं जाती हूँ, इसके लिए बिस्किट बना के लाती हूँ, एक्स्ट्रा स्वीट इसे पसंद नहीं है। अब जब रियान यहाँ से जा रहा होता है तो वो पीछे एलोइस की मेड से कहती है क्या तुम नहीं जा रही मिस एलोइस के साथ? जिस पर वो से बताती है कि नहीं नहीं मैं यही पर ही ठीक हूँ। साथ ही साथ ये मेड हमें बताती है कि मैं असल में मिस एलोइस को मारने के लिए आई थी, लेकिन ये जानने के बावजूद भी कि मैं उसे मारने के लिए आई हूँ, लेडी एलोइस ने मेरी जान बचाई और जान बचाने के बाद उसने मुझे अपने साथ रखा। ये कितनी बड़ी बात है। अब हम एम्प्रेस का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि एलोइस अंदर आ जाती है। तो इस पर एम्प्रेस उसका वेलकम करती है। लेडी एलोइस उसे बताती है कि आप हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही है। इस पर एम्प्रेस उसका थैंक्स करती है। साथ ही साथ वो हमें बताती है कि हम पूरे 1 महीने के बाद मिले हैं। एम्प्रेस एलोइस को बताती है कि तुम बहुत बदल चुकी हो, जबकि एलोइस हमें बताती है कि असल में हम बहुत वक्त के बाद मिले हैं। मैं एम्प्रेस से तब मिली थी जब मैं 3rd प्रिंस की फियांसे थी। इसके बाद हमारा रिश्ता खत्म हो गया। मैंने एम्प्रेस को उस टाइम पर देखा था जब मैं अपने फादर और साथ ही साथ अपने भाई के अंडर काम करती थी। तब मेरे पास कोई ओहदा नहीं था, कोई एनर्जी, कोई पावर्स नहीं थी। मैं दूसरों के ऑर्डर्स को मानती थी। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जियो बताती है कि चलो सब लोग यहाँ पर मौजूद है तो अपने मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। इसी टाइम पर हम बाहर का सीन देखते
देखते हैं जहाँ पर की और स्वॉर्ड स्पिरिट एक साथ बैठे होते हैं। स्वॉर्ड स्पिरिट की से कह रहा होता है कि तुम उन लोगों के साथ अंदर क्यों नहीं बैठे, जिस पर क्यू से बताता है कि मेरा उनके साथ बैठने का कोई शौक नहीं है। साथ ही साथ वो यहाँ पर स्वॉर्ड स्पिरिट से ये भी कह देता है कि वो औरत तुम्हें भी यहाँ पर लेके आई है, तो बताओ वो तुम्हें यहाँ पर क्यों लेके आई है। जिस पर तो स्वॉर्ड स्पिरिट उसे कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं मालूम। क्यू उससे कहता है कि क्या। साथ ही साथ स्वॉर्ड स्पिरिट अपने मन में कहता है कि यही बात कि मैं एक मिथिकल वेपन हूँ और मैं डीमन बीस्ट के साथ होता हूँ। मिस यिनमोजियो का खून असल में एक ब्लड डीमन का खून है, तुम्हें इस सब के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। क्यू उससे फिर से पूछता है कि तुम क्या बताने वाले थे, जिस पर स्वॉर्ड स्पिरिट बताती है कि चलो उसने तुम्हें नहीं बताया तो मैं क्यों बताऊँ तुम्हें। अब तो यहाँ से उठ जाता है। स्वॉर्ड स्पिरिट से कहता है कि तुम बहुत अजीब हो, मुझे कुछ बताने वाले थे अचानक से रुक गए। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि मैं जाके देखता हूँ कि मेरी बहन ने मीटिंग खत्म कर लिया है ये नहीं। अब जैसे ही वो यहाँ से जाने वाला था, स्वॉर्ड स्पिरिट उसकी टेल को देख लेता है। अब उसकी दुम बहुत फ्लफी फ्लफी और नरम दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से वो उसकी दुम को पकड़ लेता है। इस पर तो की बहुत गुस्सा हो जाता है और स्वॉर्ड स्पिरिट से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दुम पकड़ने की। वो उससे कहता है कि अभी के अभी और इसी वक्त मेरे दुम को छोड़ दो। जिस पर तो स्वॉर्ड स्पिरिट कहता है कि नहीं, छोड़ने वाला तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। इस पर क्यू से बताता है क्या तुम्हारा मरने को मन कर रहा है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और वो स्वॉर्ड स्पिरिट पर अटैक करने लगता है। जिस पर तो स्वॉर्ड स्पिरिट उसे बताता है कि वैसे अपने इस छोटे छोटे पंजों से इतनी हिम्मत और इतनी मेहनत मत करो, तुम मुझे हार्म नहीं कर सकते। क्योंकि उसके फेस पर अटैक करने वाला था अपने पंजे से। जिस पर स्वॉर्ड स्पिरिट उसे बताती है कि तुमने तो मेरे फेस को इंजर्ड कर ही दिया था। जिस पर क्यू से बताता है कि मुझे कोई परवाह नहीं, मेरे दुम को छोड़ दो। अब वो अचानक से जोर करने लगता है और अपने आप को चुरा लेता है। इसी टाइम पर जियाओजियो भी आगे से आने वाली थी, वो उसके साथ टकरा जाता है। जब जैसे ही वो जियाओजियो से टकराता है तो बहुत इनोसेंट सा फेस बना लेता है। जियाओजियो से कहता है कि मास्टर। इस पर तो जियाओजियो से कहती है कि कोई बात नहीं, इट्स ओके। साथ ही साथ हार्मनी की को बताती है कि तुम इधर उधर इस तरह से क्यों घूमते फिर रहे हो। वो उसे बताती है कि चलो जाओ अपने आप को रेडी कर लो। जिस पर तो की बहुत हैरान हो जाता है। सिस्टर से कहता है सिस्टर अपने आप को रेडी कर लो, लेकिन किस लिए। जिस पर हार्मनी उससे कहती है क्या तुम्हें वो ऑक्शन याद है जिसमें तुम्हें भेजा गया था एज ए स्लेव। बिल्कुल उसी तरह से ऑक्शन 3 दिनों में फिर से स्टार्ट होने वाला है। उसमें हम जैसे डीमन बीस्ट को स्लेव के तौर पर बेचा जाएगा। वो की को बताती है कि अपनी फैमिली को बचाने का समय आ चुका है। जिस पर तो की बहुत हैरान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हार्मनी इन सब को बता रही होती है कि असल में डीमन बीस्ट के जो नेल्स और दांत है वो बहुत कीमती होते हैं। ह्यूमन इनको मेडिसिन बनाने के लिए यूज करते हैं। अक्सर नोबल ऐसे होते हैं जिसकी हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं होती, वो बहुत मुश्किल से ही जवानी तक पहुंच पाते हैं। इसीलिए वो हमारे नेल्स और हमारे दांतों को यूज करते हैं कि अपने लिए मेडिसिन बना सके। इसीलिए वो कुछ ऐसे हर्ब्स का यूज करते हैं जिसकी वजह से हमारे नेल्स जल्दी जल्दी उगते हैं। साथ ही साथ वो ये भी बता देती है कि हमारी एवरेज लाइफ जो है वो 70 ईयर्स है, लेकिन अगर मैं ह्यूमन की बात करूँ तो वो 40 ईयर्स है। ये बात सुनकर तो जियाओजियो अपने मन में बताती है कि यहाँ पर तो इंसानों की जिंदगी मेरी ओरिजिनल दुनिया की एवरेज लाइफ की बिल्कुल हाफ के बराबर है। तभी हम देखते हैं कि जियाओजियो इनसे पूछती है कि कोई मैजिकल हीलर यहाँ पर नहीं है जो कि इस प्रोसेस को कम कर सके। इससे डीमन बीस्ट भी नहीं मरेंगे और इंसानों की भी जिंदगी बचेगी। जिस पर लेडी एलोइस जियाओजियो को बताती है कि हाँ है, उसको मैजिकल हीलर कहा जाता है। वो इस सारे के सारे किंगडम में सिर्फ और सिर्फ 3 है, जिसमें एक हमारी एम्प्रेस भी आती है। इसीलिए इस किंगडम के किंग ने एम्प्रेस से शादी भी की थी। तभी हम देखते हैं कि जियाओजियो यहाँ पर हार्मनी से कहती है कि मिस हार्मनी आपने ये टॉपिक इसीलिए छेड़ा क्योंकि आप एक्सचेंज में कुछ देना चाहती है। जिस पर तो हार्मनी बताती है कि यस, मैं ये बताना चाहती हूँ कि डीमन बीस्ट को ना बेचा जाए एज अ स्लेव, बल्कि उनको भी यहाँ पर रहने के लिए जगह दी जाए। साथ ही साथ वो यहाँ पर मिस एलोइस से भी कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके पास कुछ जमीन जरूर होगी जहाँ पर डीमन बीस्ट आसानी के साथ और अमन के साथ रह पाएंगे। इस पर तो एलोइस उसे बताती है कि हाँ, ये तुम बिल्कुल ऐसा बता रही हो कि डीमन बीस्ट को भी बिल्कुल वैसे हुकूक दे दिए जाए जैसे इंसानों के पास है। जिस पर तो हार्मनी बताती है कि हाँ, मैं यही चाहती हूँ। साथ ही साथ वो उनको बता देती है कि ये पहली बार है कि मैंने एक ओमन को पावर में देखा है। इस किंगडम में ये सब पहली बार हुआ है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इसका मतलब ये है कि ये किंगडम बदल जाएगा और इसमें मैं आप सबकी हेल्प भी करूंगी। वो ये भी बता देती है कि डीमन बीस्ट इस बात से नफरत करेंगे कि मैं इंसानों के साथ काम कर रही हूँ, क्योंकि इंसानों ने उन्हें बहुत तकलीफ दी है, लेकिन मैं उनको भी समझा लूंगी। साथ ही साथ ये किंगडम चेंज हो जाएगा तो हर जगह पर अमन आ जाएगी और ये किंगडम बदलने में हम सब एक साथ काम करेंगे। अब इसी पर ही ये पुराने वाली मीटिंग का सीन खत्म हो जाता है। हम देखते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड वाला सीन। वहाँ पर हम देखते हैं कि सारी लड़कियां ट्रेनिंग कर रही होती है और जियाओजियो
उसे ट्रेनिंग दे रही थी। इसी के साथ रीका आ जाती है जियाओ जियो के पास, उसे टॉवल देते हुए उससे कहती है कि आप बहुत थक चुकी है, आप पसीना पूछ ले। साथ ही साथ उसे पानी भी दे देती है। जियाओ जियो उसका थैंक्स करती है। तभी रीका उसे बताती है कि थर्ड प्रिंस ने कहा था कि आप उससे मिल ले, वो आपसे मिलना चाहते हैं, तो जब आप आराम कर ले इसके बाद थर्ड प्रिंस से जाके मिल ले। इस पर जियाओ जियो अपने मन में बताती है कि मालूम नहीं कि थर्ड प्रिंस मेरे साथ क्या डिस्कस करना चाह रहे होंगे। साथ ही साथ रीका जियाओ जियो को यही बता देती है कि मिस, क्या डीमन बीस्ट के साथ काम करना आपके लिए ठीक है, क्योंकि रॉयल फैमिली ने ही ये इजाजत दी है कि डीमन बीस्ट को बेचा जाए, साथ ही साथ खरीदा भी जाए। जिस पर तो यहाँ पर जियाओ जियो उससे कहती है कि वैसे हम जो काम कर रहे हैं वो प्रिंस की मर्जी के मुताबिक ही कर रहे हैं। फिलहाल मेरे पास और मिस एलोइस के पास कोई भी पावर्स नहीं है, तो हम जो भी करेंगे हमारे लिए थर्ड प्रिंस रास्ता साफ करेगा। साथ ही साथ हम देखते हैं थर्ड प्रिंस का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ जेल थर्ड प्रिंस को बता रहा होता है कि प्रिंस आप क्या कर रहे हैं, क्या ये सब करना ठीक है, कि आपने भी जियाओ जियो की इजाजत दे दी है कि डीमन बीस्ट के साथ वो काम कर ले। साथ ही साथ वो यही बता देता है कि मिस येनमो जियाओ के साथ तो वो प्योर ब्लड डीमन बीस्ट है भी, उसका फेस इतना इनोसेंट और इतना प्यारा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि उसी ने मिस येनमो जियाओ को इस बात पर मनाया होगा कि उसके साथ काम कर ले। इस पर तो यहाँ पर थर्ड प्रिंस उससे कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो वो कब की मर चुकी होती, लेकिन वो अब तक जिंदा है। ये काफी इंटरेस्टिंग बात है और साथ ही साथ वो बहुत आगे तक भी जा रही है और भी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तभी यहाँ पर मेड आ जाती है, थर्ड प्रिंस से कहती है कि सर मिस येनमो जियो यहाँ पर पहुँच चुकी है, जिस पर वो अंदर आने की इजाजत उसे दे देता है। लेकिन कोजेल को तो हर वक्त रीका की ही फिक्र रहती है। वो मिस येनमो जियो की तरफ देखते हुए अपने मन में बताता है कि इस बार मिस रीका इसके साथ क्यों नहीं आई। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर थर्ड प्रिंस इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों बाहर चले जाओ, मुझे मिस येनमो जियो के साथ अकेले में बात करनी है। जिस पर कोजेल और साथ ही साथ वो मेड यहाँ से चली गए थे और हम देखते हैं कि थर्ड प्रिंस मिस येनमो जियो से कहती है कि मिस, तुम्हें याद है ना कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है और तुम यहाँ पर क्यों हो। साथ ही साथ वो उसे यही बता देता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें अपने लवर के सामने इस ड्रेस में आना चाहिए, तुम्हें अच्छा और सूटेबल ड्रेस पहनना चाहिए था। जिस पर तो जियाओ जियो थर्ड प्रिंस से कहती है, अच्छा तो तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है सिर्फ और सिर्फ ये बात कहने के लिए। अब जियाओ जियो की ये बात सुनकर तो थर्ड प्रिंस को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से को पी जाता है और जियाओ जियो से कहता है रॉयल फैमिली ने एक फंक्शन को अरेंज करवाया है जो कि 3 दिनों में ही होने वाला है। अब जैसे ही जियाओ जियो ये बात सुनती है बहुत हैरान हो जाती है, अपने मन में कहती है कि क्या 3 दिनों में, लेकिन 3 दिन बाद तो हम अटैक करने जाएंगे डीमन ऑक्शन वाली जगह पर। साथ ही साथ थर्ड प्रिंस उसे यही बता देता है कि ये फंक्शन फ्रांसिस ने अरेंज करवाया है और उसने ये फंक्शन इसीलिए अरेंज करवाया है क्योंकि वो एक प्योर ब्लडेड डीमन बीस्ट को हायर करना चाहती है, अपने लिए लेना चाहती है। तो वो यही चाहती है कि सब लोग वहाँ पर मौजूद हो, तो तुम मेरे साथ मेरे पार्टनर के तौर पर वहाँ पर जाओगी। साथ ही साथ तुमने कोई शैतानी भी नहीं करनी। अब जियाओ जियो कहती है लेकिन अचानक से ये सब, इसी के साथ हम देखते हैं कि थर्ड प्रिंस उसके बात को काट देता है। उससे कहता है कि तुमने इस बैंक्वेट में तो मेरे साथ जाना ही है, मालूम नहीं कि प्रिंसेस का तुम में कैसे इंटरेस्ट डेवलप हो गया है, आखिरकार तुमने किया क्या है। जिस पर तो जियाओ जियो बहुत हैरान हो जाती है, कहती है कि क्या मैंने क्या किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया। और फिर वो बताती है कि बस मैंने उससे हेल्प मांगी थी, हमने चाय पिया था, इसके बाद मैंने उसे बताया था कि मेड के हवाले से मेरी हेल्प कर दो। ये बात सुनकर तो थर्ड प्रिंस उससे कहता है मैंने तुम्हें बताया था कि तुमने क्या करना है क्या नहीं करना, तुम्हें इस सब के हवाले से बहुत जल्द ही मालूम पड़ जाएगा। इस पर तो जियाओ जियो उससे कहती है क्या बताया था क्या नहीं बताया था, जल्दी से बता दो ताकि मुझे भी मालूम पड़ जाए। इस पर तो थर्ड प्रिंस उससे कहता है नहीं, वक्त के साथ साथ जल्द या बदे तुम्हें खुद ही मालूम पड़ जाएगा और फिर तुम बहुत उदास होगी। ये बात सुनकर तो जियाओ जियो को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो बहुत चिढ़ जाती है, बताती है कि मालूम नहीं ये सीधी बात करता ही नहीं है, ये जो कुछ बताता है आखिरकार उसकी मीनिंग क्या होती है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियाओ जियो ने एक मीटिंग बुला ली है, वो यहाँ पर मौजूद सब लोगों को बता रही है कि उसी दिन पर बैंक्वेट है जिस दिन पर ऑक्शन है, तो हमने क्या करना है। इस पर तो एलोइस बताती है कि ये एक कोई इंसिडेंस है लेकिन ये बहुत खतरनाक है। साथ ही साथ वो यही बता देती है कि असल में ऑक्शन 6 से लेकर 8 तक है और बैंक्वेट 7 बजे स्टार्ट होने वाला है। मतलब ये है कि हमने इस मिशन को 7 से पहले कंप्लीट करना होगा। तभी जियाओ जियो एलोइस से कहती है कि असल में प्रिंसेस को एक डीमन बीस्ट भी चाहिए और वो भी प्योर ब्लडेड डीमन बीस्ट, इसका क्या मतलब है। जिस पर एलोइस उसे बताती है कि वैसे वो एक नोबल है और अक्सर उसकी हेल्थ कंडीशन खराब रहती है, तो शायद से वो बोर हो चुकी होगी, इसीलिए किसी डीमन बीस्ट को अपने साथ रखना चाह रही होगी। और वैसे भी ये नोबल्स के लिए आम सी बात है, वो अपने लिए डीमन बीस्ट को रखते हैं घर में। अब ये लोग किसी तरह से बातें कर रहे होते, अचानक से स्पोर्ट्स स्पिरिट यहाँ पर आ जाती है, इनसे कहती है कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, तुम लोगों ने मुझे जगा दिया। साथ ही साथ वो जियाओ जियो से ये भी पूछता है कि हम कहाँ पर हैं। जैसे ही लोई स्पोर्ट्स स्पिरिट को यहाँ पर देखती है तो बहुत खुश हो जाती है, स्पोर्ट्स स्पिरिट से कहती है कि वेलकम, ये मेरा मेंशन है। वो साथ ही साथ उसे यही बता देती है कि ये चाय यहाँ पर जो रखी गई है ये बहुत महंगी है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, प्लीज आप इसे चेक करें ना। साथ ही साथ हम देखते हैं कि रीका उससे कहता है कि तुमने तो मुझे डरा दिया, ये तुम क्या कर रहे हो, अचानक से आ गए। जिस पर स्पोर्ट्स स्पिरिट उससे कहता है कि वैसे मैं जियाओ जियो के साथ हर वक्त रहता
रहता हूँ, मैं इसके इनर वर्ल्ड में रहता हूँ, हम एक है। साथ ही साथ उसने उसे हग भी किया हुआ था, जिस पर रिका को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उसे बताता है कि छोड़ दो उसे, तुम उसे तंग कर रहे हो। इसी टाइम पर हम देखते हैं कि लेडी इलोइस उस स्वॉर्ड स्पिरिट से कहती है कि ये केक यहाँ पर बहुत कम ही मिलते हैं, जो कि हमारे मेंशन में ही सिर्फ अवेलेबल है, आप प्लीज इसे ट्राई करें ना। साथ ही साथ हम रिका को देखते हैं, वो जियाओ उसे कह रहा होता है कि प्लीज मुझे आपको साफ करने दो, आप गंदी हो चुकी है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर ये स्वॉर्ड स्पिरिट बताती है कि मैंने अभी तक वो ड्रेस चेंज नहीं किया, मुझे ये चेंज कर लेना चाहिए। अचानक से वो अपने ड्रेस को चेंज कर लेता है। हम देखते हैं कि उसने एक लड़की का ड्रेस पहन लिया है, जिसमें वो बहुत प्यारा लग रहा था। साथ ही साथ वो लेडी इलोइस से ये भी कहता है कि आप जब बातें करती है तो इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम देखते हैं कि जियाओ उसकी तरफ देख रही होती है, सोच में पड़ी हुई थी। अचानक से उससे कहती है कि तुम अचानक से अपने कपड़े चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी के मुताबिक, इसका मतलब ये है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, मतलब तुम लड़का लड़की दोनों बन सकते हो। जिस पर स्वॉर्ड स्पिरिट उससे कहता है कि ऑफ कोर्स मैंने पहले बताया था कि मेरा कोई जेंडर नहीं है, तो मैं लड़की भी बन सकता हूँ, साथ ही साथ लड़का भी बन सकता हूँ। ये बात सुनकर तो जियाओ और भी खुश हो जाती है, उसके दिमाग में एक प्लान आ चुका था। तभी वो स्वॉर्ड स्पिरिट से कहती है रेड स्पैरो, तो क्या तुम मैं बन सकते हो? मींस कि वो उसे ये बताती है कि इसका मतलब ये है कि तुम शेप शिफ्टिंग कर सकते हो। जिस पर तो यहाँ पर स्वॉर्ड स्पिरिट उससे कहता है कि मिस जियाओ तुम बड़ी तेज हो, ऑफ कोर्स मैं शेप शिफ्टिंग कर सकता हूँ, इसके लिए जरूरी ये है कि मैंने उस बंदे को देखा हो, तो मैंने तुम्हें देखा है, इसका मतलब ये है कि मैं तुम बन सकती हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर जियाओ उससे कहती है कि क्यों ना तुम बैंक्वेट को अटेंड करो, उस टाइम पर मैं अक्शन चली जाऊंगी और जैसे ही मैं अक्शन से वापस आती हूँ मैं बैंक्वेट वापस आ जाऊंगी। इस पर तो स्वॉर्ड स्पिरिट उससे कहती है कि आप तो तेज बहुत है, लेकिन बैंक्वेट बहुत बोरिंग होते हैं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। जिस पर जियाओ उसे मनाते हुए कहती है कि तुमने मेरे वर्ल्ड में वो इलेक्ट्रॉनिक सामान देखा था, मैं तुम्हें ये बता दूंगी कि वो किस तरह से काम करते हैं। अब जैसे ही वो ये बात सुनता है बहुत हैरान हो जाता है। साथ ही साथ खुश होते हुए जियाओ उसे कहता है कि ओके ये बात डील है, मैं तुम्हारी जगह बैंक्वेट जाऊंगा और इसी टाइम पर तुम ऑक्शन चली जाओ। अब हमें एम्प्रेस की लाइब्रेरी का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हार्मनी की से पूछ रही होती है कि तुम मिस येन मोजियो को क्यों अवॉइड कर रहे हो, जिस पर क्यू से बताता है नहीं मैं अवॉइड तो नहीं कर रहा। इसी के साथ हम देखते हैं कि हार्मनी उससे कहती है कि हाँ ऐसा है कि ह्यूमंस में भी बहुत ज्यादा ग्रुप्स होते हैं, लेकिन तुम एक ह्यूमन की वजह से सारे ह्यूमंस को तो दोष नहीं दे सकते। बिल्कुल जैसे डीमन बीस्ट में होता है उसी तरह से ह्यूमंस में भी होता है कि कुछ लोग अच्छे होते हैं लेकिन कुछ लोग बुरे होते हैं। अब बुरे लोगों की सजा तुम अच्छे लोगों को नहीं दे सकते और अच्छे लोगों जैसा बर्ताव तुम बुरे लोगों के साथ नहीं कर सकते। हार्मनी उसे फर्दर कहती है कि मिस येन मोजियो ने हमारे साथ बदतमीजी नहीं की, हमें नुकसान नहीं पहुंचाया, हमें तकलीफ नहीं दी, तो तुम्हें उससे अच्छे से मिलना चाहिए, अच्छे से ट्रीट कर लेना चाहिए। जिस पर तो की बताता है कि हाँ हमें बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। वो बताता है कि असल में मेरी आजादी मेरा सब कुछ मुझे उसी ने दिया है, उसने मुझे पिंजरे से आजाद करवाया, उसने फिर मुझे पिंजरे में डाला भी नहीं, उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन मैं अपने आप की अगर बात करूँ तो मैंने अपने कबीले के लोगों को खुद ही मार दिया है, ये बिल्कुल बुरी बात है और मैंने ये गलती एक बार कर दी है कि मैंने एक ह्यूमन एक इंसान को अपना दोस्त बना लिया था। मैं आइंदा से ये गलती हरगिज भी नहीं कर सकता। साथ ही साथ मेरे रास्ते और उसके रास्ते बिल्कुल अलग अलग है और बिल्कुल जुदा है। नेक्स्ट सीन में हम जेकोब को देखते हैं, वो एक कब्रिस्तान आया हुआ था और वो कहता है मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, मैंने तुम्हें विजिट किया हुआ है। साथ ही साथ वो इन कब्रों की तरफ देखते हुए बता रहा होता है मैंने की को ढूंढ लिया, अब की बदल चुका है, बचपन की तरह बहुत जिद्दी भी नहीं है। वो फर्दर बताता है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुआ है, ऐसा है ना उस साल मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे पास कुछ भी नहीं है। फर्दर कहता है कि अगर मुझे मौका मिल जाए वक्त में वापस से पीछे जाने का तो मैं फिर भी वही फैसला लूंगा जो कि मैंने आज लिया हुआ है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक दूसरा बंदा आ जाता है जो कि जेकोब को बताता है कि आज रात तो ऑक्शन है तो हमने वहाँ पर जाना होगा, साथ ही साथ सिक्योरिटी भी टाइट होगी, बिल्कुल ख्याल रखना कि कोई भी गलती ना होने पाए। जिस पर जेकोब बताता है कि हाँ बिल्कुल। साथ ही साथ वो हमें ये भी बता देता है कि आज रात ऑक्शन में जो डीमन बीस्ट बिकने वाले हैं वो असल में प्योर ब्लडेड डीमन बीस्ट है और वो की के सिस्टर के ही बच्चे हैं, तो मैं देखूंगा कि आज रात तो की जरूर आएगा। वो अपने मन में बताता है कि हम आज रात फिर मिलेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज रात हमारे चैप्टर का एंड हो जाएगा और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में हमें ड्यूक के मेंशन का सीन दिखाते हैं। इलोइस स्वॉर्ड स्पिरिट और जियाओ की तरफ देखते हुए बता रही होती है कि हाँ तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे लग रहे हो, कोई भी तुम दोनों को देखकर ये नहीं बता सकता कि तुम दोनों अलग अलग हो। हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड स्पिरिट से कहता है कि तुम बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हो, बिल्कुल जियाओ की तरह। जियाओ भी उसकी तरफ देखते हुए बताती है कि हाँ ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं शीशे में देख रही हूँ। और साथ ही साथ स्वॉर्ड स्पिरिट अपने मन में बताती है कि ये जो कपड़े मैंने ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, असल में मर्दों के जो कपड़े होते हैं वो बिल्कुल कंफर्टेबल होते हैं, इसमें तो इतना ज्यादा चीजें मैंने पहन ली है, मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रही। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जियाओ उसे बताती है कि तुम थर्ड प्रिंस की लवर हो तो उसकी तरह एक्टिंग करना और कुछ अजीब मत कर लेना जिससे लोगों का तुम पर शक चला जाए। इस पर तो स्वॉर्ड स्पिरिट उससे कहता है अब तुम मुझे एटिक्वेट सिखा रही हो, मैनर्स सिखा रही हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए
चाहिए कि मैं एक स्वॉर्ड स्पिरिट हूँ, मुझे सब कुछ आता है। और तभी स्वॉर्ड स्पिरिट जियाओ जियो से पूछता है, तुमने मर्दों जैसा स्टाइल क्यों बनाया हुआ है, तुमने एक मर्द के कपड़े पहने हुए हैं। जिस पर जियाओ जियो उसे बताती है कि असल में मैंने ऐसे कपड़े इसलिए पहने हुए हैं क्योंकि तुम यहाँ पर फंक्शन में होंगी और मैं ऑक्शन जाऊंगी, तो ऐसा ना हो कि कोई हमें पहचान ले, इसीलिए मैंने अपने आप को एक मर्द का गेटअप दे दिया है ताकि कोई हमें पहचान ना सके। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एलोई जियाओ जियो से कहती है कि मैं जियाओ जियो, क्या आप अपने साथ सिर्फ और सिर्फ अपना एक गन लेके जा रही है? स्वॉर्ड स्पिरिट मींस के रेड स्पैरो को आप साथ नहीं लेके जा रही। जिस पर जियाओ जियो उसे बताती है कि असल में ये स्वॉर्ड स्पिरिट मेरी बॉडी का एक पार्ट बन चुका है, तो मैं जब भी इसके बारे में सोचूंगी ये मेरे पास डायरेक्टली आ जाएगा। इसी के साथ स्वॉर्ड स्पिरिट भी बताता है कि हाँ, इसीलिए तो मैं एक मिथिकल वेपन हूँ, ये जब भी मेरे बारे में सोचेगी मैं इसके पास आ जाऊंगी। साथ ही साथ हम देखते हैं कि रियान भी यहाँ पर आ जाता है। जियाओ जियो से कहता है कि मैं जियाओ जियो, अब हमें ऑक्शन जाना होगा, टाइम हो चुका है। साथ ही साथ वो लड़कियां जिसको हमने ट्रेनिंग दी हुई है वो भी नीचे इंतजार कर रही है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड कर जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग, आपने मुझे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया है। बिल्कुल मेरा एक चैनल खत्म हो चुका है जिसकी वजह से मैं बहुत उदास थी, लेकिन आपके पॉजिटिव कमेंट और आपके सपोर्ट की वजह से मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। हाँ, ये मालूम है मुझे कि हर किसी के लाइफ में कुछ न कुछ मुश्किल वक्त जरूर आता है, लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ट्राई अगेन से ही तो सब कुछ ठीक होता है। तो मैं भी लाइफ में आप सबको यही रिकमेंड करूंगी कि कोई भी मुश्किल वक्त आए और कुछ भी हो जाए तो आपने हिम्मत नहीं हारनी। एक काम करने का इरादा कर लिया है तो उसे बार बार करने का ट्राई करें, आखिर में सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दे।